चलिए, तो आज जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस स्टडीज़ के इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी, तो आज हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता ये है कि जब भी आप फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, पैसा। मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है उस पैसे को मैनेज करना, कि आखिर वो पैसा कहाँ उसका यूज़ होने वाला है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिकली मतलब होता है वो ये होता है कि किस तरीके से आप अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं बिजनेस में। आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, फिक्स असेट में लगा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं, कहाँ पैसा आप अपना लगा रहे हैं, उसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। आपको हम एक एक टॉपिक पढ़ के नहीं बताने वाले हैं, बस हम छोटे छोटे जो है पॉइंट्स आपको बता देंगे जिससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको अपनी फाइनेंस को मैनेज करना है। किस तरीके से आप अपने फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, किस तरीके से आप उसका यूज़ करने वाले हैं। आपको जब उसको मैनेज करना है तो वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है बिजनेस में। तो आपको मालूम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काफ़ी एकदम सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको मालूम है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दे आर द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बिजनेस के प्रोग्रेस को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमारे बिजनेस का इंप्रूवमेंट भी होगा और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी दिख सकती है। बात समझ में? तो यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो यही है कि आपका जो बिजनेस होगा वो काफ़ी अच्छे से होगा। क्लियर? चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रोल के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा पहला रोल क्या है। तो सबसे पहले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा फिक्स असेट कितना होगा। ठीक है भाई, अगर हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यही डिसाइड करेंगे ना कि हमारा असेट कितना होगा। ठीक है, असेट हमारा जो है बिजनेस में कितने रुपए का आखिर लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी कितने की लगाएंगे, बिल्डिंग कितने की लगाएंगे। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जानेंगे तो वो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे जो जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल पढ़ रहे हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ अपनी भूमिकाएं निभाता है, कहाँ कहाँ ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमारी कंपनी में फिक्स असेट कितना लगेगा वो उसको चेक करेगा। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट असेट। फिक्स असेट के अलावा कंपनी में करंट असेट भी चाहिए होते हैं जो कंपनी के डे टू डे जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि कैश हो गया, आपका स्टॉक हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गई, ये सारे जो है करंट असेट है कंपनी के। तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि हमारे करंट असेट कितने होंगे। ठीक है, तीसरा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए कितना फाइनेंस रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कितना फाइनेंस रहेगा, ये भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चौथा, हमारे पास जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है कि आपके पास शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो गया ना, तो उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा। क्या हम ओन्ड फंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, बोरोड फंड का कम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें, इसके साथ साथ बहुत सारे जो आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको भी ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम जा रहे हैं वो सही से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको भी ये चेक करता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन सब जगहों पर काफ़ी अच्छा रोल रहता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप बताइए, आप अपने फाइनेंस को कब मैनेज करेंगे, आप अपना पैसा रुपए कब मैनेज करेंगे? जब आप अपना धन मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। ठीक है, आप अपना पैसा रुपए क्यों ही मैनेज करते हैं? तब जब आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, है कि नहीं? तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यही जो होता है ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक अलग से आपका टॉपिक भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी के कैपिटल में इंक्रीमेंट करना। जो शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी में अपना धन लगाया है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ा देना। ठीक है, वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कंपनी में अगर अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, पैसे रुपए का मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो रहा है तो कंपनी में वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
तो कंपनी में क्या हो जा रही है, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, इसे ही हम वेल्थ मैक्स, भाई वेल्थ किसका रहता है, शेयर होल्डर्स का ही रहता है ना, तो उनकी वैल्यू को बढ़ा देना, इसका मतलब होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको काउंट कैसे करते हैं कि शेयर होल्डर्स का करंट वेल्थ जो है कितना है, शेयर होल्डर्स का कितना जो है वेल्थ जो है वो है, कितना धन जो है वो है अभी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर लगेंगे इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, कितना जो है उसका मार्केट प्राइस होगा, यही हमारा जो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निकल आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो सिर्फ 3 डिसीजंस को फॉलो करके जो है हो सकता है। आप अपने धन को कब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियल अपने मैनेजमेंट को कब अच्छे कर सकते हैं, जब आप जो है 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। ठीक है, 3 क्या करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, जब आप 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे तभी आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, तो इट मीन्स ही शुड टेक सच डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एज आर रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमको शेयर कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ओन्ड फंड कितना यूज़ करना पड़ेगा और कितना हमको जो है डेट फंड यूज़ करना पड़ेगा, दोनों का मिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको शेयर में कैश फ्लो वाला याद आ रहा होगा, फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी अपना प्रॉफिट जो होगी उसको किस मैनर में शेयर होल्डर्स को बांटेगी और कंपनी में कुछ टाइम के लिए रिजर्व भी बना के रखेगी ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो उसको मीट आउट कर पाए। तो वो डिसीजन हम किस में लेंगे, डिविडेंड डिसीजन में लेंगे। कंपनी अपना प्रॉफिट कितना बांटेगी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर ये डिसीजंस लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न थिंकर्स ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस नोट किए थे। हमने बताया था ना कि 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, सिर्फ इन्हीं की मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के डिसीजन, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से असेट में हमको इन्वेस्ट करना है जिससे कंपनी को जो है प्रॉफिट हो। बात समझ में आ रही है। अब असेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म असेट और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म असेट। क्लियर, एक होते हैं लॉन्ग टर्म असेट और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म असेट। अब इसको किस तरीके से, तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा एक कि भैया जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको अलग से डिसीजन लेना पड़ेगा, और अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए अब आपको अलग से डिसीजन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है हम लोग कभी कभी कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीन वगैरह खरीद लिया। ठीक है, तो अब इसके लिए फाइनेंस मैनेजर को जो है काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, डीप में एक एक चीज़ को जाके देखना पड़ता है, एक एक चीज़ों को चेक करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप के डिसीजंस में हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और अगर एक बार हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग बाद में रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि जब शॉर्ट टर्म असेट्स पे जब आप खर्चा करेंगे, छोटे मोटे असेट्स पे जब आप खर्चा करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जैसे कि असेट हो गया, कैश हो गया, डेटर्स हो गए, ये सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे। ठीक है। यहाँ पे बस फाइनेंस मैनेजर को ये देखना होगा कि मेरे पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे उसको कम ध्यान रखना पड़ता है। भाई आई बात समझ में? क्योंकि आप ये इन्वेस्टमेंट कई बार भी कर सकते हैं, कंपनी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। लेकिन इस पर तो हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, कंपनी को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर, अगर मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर आपको एक तरीके से जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपको भ्रम कर सकते हैं। बोलते हैं ना यार मैं कंफ्यूज हूँ, कहते हैं ना कि यार मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ये वाला लूँगा तो ये होगा और ये वाला लूँगा तो ये होगा। ठीक है। तो बहुत सारी हम चीज़ों को देख के चलते हैं जब भी हम किसी प्रकार का डिसीजंस लेते हैं तो। ठीक है। तो वैसे ही हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे तो उस समय हमारे और अलग फैक्टर काम करेंगे, अलग फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेंगे तो उसको अलग फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग। दूसरी चीज़, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस में से हैवी कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि बिजनेस में कैश आउटफ्लो तो हो गया, क्या कोई और जरिया है कि बिजनेस में कैश इनफ्लो भी हो सकता है? आउटफ्लो तो आपने करा लिया लेकिन इनफ्लो कराने का कोई जरिया है कि नहीं है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? दूसरा, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो आप जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उसका आपका रिटर्न कैसा है, रिटर्न अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो असेट, वो भी हमको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पर डालता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, है कि नहीं। तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। और कौन से क्राइटेरिया हैं जिस पे इन्वेस्टर ध्यान देता है इन्वेस्ट करते टाइम? तो पहला है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है कैश फ्लो। इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। इसके साथ साथ उसका पर्पज क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करते टाइम ध्यान देता है। ये तो हमारे रहे वो फैक्टर्स जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे वो फैक्टर्स जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन बस ये बोला है कि बस आपके पास कुछ एडिक्वेट अमाउंट में पैसा होना चाहिए जिससे आप क्या कर सके, शॉर्ट टर्म नीड्स को, कंपनी के नीड्स को जो है फुलफिल कर सके। देखिए एडिक्वेट अमाउंट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड नीदर बी मोर नॉर लेस देन रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेट अमाउंट में होना, इसका मतलब ये होता है कि ना तो ज़्यादा पैसा होना, आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है कंपनी में तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके पास बहुत कम है कैश कंपनी में तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। बात समझ में आ रही है? तो एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल का होना बहुत इंपॉर्टेंट, ना तो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा पैसा रहना चाहिए, ना तो बहुत कम पैसा रहना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी हम करेंगे तो हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि पैसा हमारे पास है कि नहीं। ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। ये रहा हमारा अभी तक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम आगे चलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन की तरफ। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कौन कौन से सोर्सेज से कितना कितना फंड चाहिए। अब दो ही सोर्सेज होते हैं, या तो आप ओन्ड फंड का यूज़ करें, या तो आप शेयर होल्डर्स के फंड का यूज़ करें, या फिर आप बोरोड फंड का यूज़ करें, या फिर आप किसी से उधारी लें, या तो आप उनसे पैसा मांगे, बोले क्या हो मेरी कंपनी में मालिक बनो, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं, उनसे उधार पे पैसा ले सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसाइड करना होता है कि टोटल फंड कहाँ कहाँ से हम लोग लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए it refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from the various long-term sources.
इसका मतलब ये होता है कि हमें अब ये डिटरमाइन करना होगा, हमें अब ये निश्चित करना होगा कि जो फंड रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसको आखिर हम कौन कौन से सोर्सेज से लेके आए। मैंने सोर्सेज आपको बता दिए ना, 2 ही तरीके हैं, ओन्ड और बोरोड। कहाँ से आखिर हम पैसे को लेके आए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज 2 ही हैं, कौन कौन से, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये तो आपके ओन्ड फंड हो गए। ये क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर बस थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ये रियल ओनर नहीं होते हैं। ये आपका डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म लोन जो है ये बोरोड फंड हो जाएगा, है या नहीं। आपको इसी में से डिसाइड करना होता है, इतने ही सारे फंड है जिसमें से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से फंड का बिजनेस में यूज़ करना है। इसे हम फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आपको कौन से पैसे का, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मांगना है, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मांगना है, आपको रिटेन्ड अर्निंग मांगना है, आपको डिबेंचर मांगना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म लोन, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको बस बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हमको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भैया कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ करें, कि डिबेंचर शेयर कैपिटल यूज़ करें, कि रिटेन्ड अर्निंग वाला पैसा यूज़ करें, कि लोगों से लोन ले लें। बात समझ में आ रही है, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करें। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स इस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट। जो सबसे पहला फैक्टर जो फाइनेंसिंग डिसीजन पे इम्पैक्ट डालता है वो है उसका कॉस्ट। बात समझ में आ रही है कि कौन कौन से, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनको रेज करने में, इनको ले आने में किस पे कितना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, किस पे कितना खर्चा पड़ेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। हो सकता है कि डिवेंचर और लोन लेने में आपको ज़्यादा, लोग महंगे रेट पे जो है लोन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप उसको ना लेंगे, बोरोड फंड नहीं लेंगे, आप ओन्ड फंड की तरफ भागेंगे। अगर आपको लगेगा लो तो सस्ते में दे देंगे लोन हमको, तब आप ओन्ड बोरोड फंड की तरफ जाएंगे, ओन्ड फंड का यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द सिचुएशन हैपन्स टू बी फेवरेबल, अगर आपका सिचुएशन फेवरेबल है, द बेनिफिट ऑफ चीप फाइनेंस कैन बी अवेल्ड बाई चूजिंग डेट कैपिटल। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत फेवरेबल है, लोग जो है आपको आसानी से जो है कम दामों में लोन दे देंगे, तो आप डेट कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा है हमारे पास रिस्क। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, रिस्क का बहुत, बिजनेस में रिस्क का जो है ना वो बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे कैपिटल का यूज़ करना चाहिए जिसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व हो, ठीक है। इक्विटी वाले में रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डेट में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपने किसी से कर्जा लिया है, तो कल अगर आप दे पाने में असमर्थ हो गए, तो वो कंपनी वाले बेच के आपकी कंपनी, कर्जे वाले जो होंगे बेच के आपकी कंपनी अपना कर्जा लेके चले जाएंगे, कंपनी का एक तो कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का पैसा लगाया, डूब गई कंपनी, तो वो लोग टस से मस नहीं बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वही डेट कैपिटल वालों का पैसा अगर डूब गया, तो वो आपकी कंपनी बेच के अपना पैसा लेके चले जाएंगे। तो जो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वो किस में होता है, डेट कैपिटल में होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप डेट कैपिटल वाला पैसा यूज़ करिए, डेट वाला पैसा यूज़ करिए। अगर लगता है कि आप कम रिस्क ले सकते हैं, तो आप नॉर्मल सा पैसा यूज करिए, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तीसरा जो हम बात करते हैं वो है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपको इशू करने में जो भी थोड़ा मोड़ा जो खर्चा वर्चा आया है, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो किस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम होगा, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो भी फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो भी, डिबेंचर मांगेंगे तो भी कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। सबसे जो बेस्ट तरीका है अगर आपको अपना फ्लोटेशन कॉस्ट बचाना है, तो वो है रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी के अंदर ही पैसा रखा हुआ है, उसी को उठा के आपने पैसे का यूज़ कर लिया। बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट है वो है हमारे कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी कंपनी की जैसी है, उस हिसाब से देखते हुए जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छा है, अगर आपकी कंपनी इतना सहमत है कि हर साल अगर आप लोन ले लेंगे तो हर साल कंपनी आपका इंटरेस्ट पे कर पाएगी, तो आप डेट कैपिटल का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत ख़राब है, मतलब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब कैश का कंपनी में आना और जाना, कैश का बने रहना, अगर आपकी कंपनी में पैसे ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। पहले आपको कंपनी में लाना पड़ेगा पैसा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट,
ठीक है। अगर आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉस्ट जहाँ पे एकदम फिक्स अमाउंट में हमेशा खर्चा होता है, ठीक है। फिक्स अमाउंट में खर्चा कहाँ कहाँ होता है? फिक्स कॉस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिक्स कॉस्ट में कितना खर्चा होगा? अगर आपकी कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है हर महीने, भले कंपनी में इनकम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपनी में, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में एक सिंपल सा आंसर है कि उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विटी वाला पैसा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, डेट का पैसा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको मैनेज करने में ही जो है इतना लग जा रहा है, तो आप करेंगे कैसे? फिर आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट कैसे देंगे? फिर आप उस पैसे का यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है? देखिए, कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंपनी में अपना कंट्रोल बनाए रहना चाहते हैं तो आप डेट का पैसा यूज़ करिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे अलावा कोई और भी आए जो इस कंपनी का ओनर हो और अच्छे से इसको मैनेज करे, तो आप इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? जब बुलिश टाइम होता है, दो तरीके से जो है हमारा जो शेयर मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट, हमारा शेयर मार्केट जो होता है वो दो तरीके से बेसिकली घूमता है, एक बियर और एक बुल, ठीक है। बियर का सर नीचे जैसा होता है और बुल की सींग ऐसे ऊपर होती है ना, तो जब कंपनी में शेयर के दाम भागते हैं तो वो बुलिश टाइम होता है, और जब कंपनी में शेयर के दाम घटते हैं तो वो बियरिश टाइम होता है। तो कह रहा है कि बुलिश टाइम ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट। कंपनी में जो बुलिश टाइम होता है उसकी वजह से प्रॉफिट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर शेयर मार्केट जो है वो बुल मार्केट की तरफ चल रहा है, मतलब कि अभी ऐसा चल रहा है, प्राइसेस भाग रहे हैं, बुलिश मार्केट है अगर हमारा शेयर मार्केट, तो आप इक्विटी शेयर आसानी से इशू करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लियर फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम चलेंगे अपने डिविडेंड डिसीजन की तरफ। चलो शुरू करें। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन। देखिए, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्निंग should be distributed among the shareholders by the way of dividend and how much should be retained for meeting the future needs as a retained earning। देखिए, डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हमेशा नेशनल इनकम में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये जो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला जो होता है इसके अंदर होता है कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा, कॉरपोरेट टैक्स देना होता है कंपनी को। जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग को, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, कंपनी जो रिजर्व बना के रखती है। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है डिविडेंड का। तो अब यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या है कि अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में जाना चाहिए और कितना हिस्सा जो है उस कंपनी को रिटेन्ड करके रख लेना चाहिए रिजर्व के फॉर्म में। आई बात समझ में? कितना हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में दे दे और कितना हिस्सा उसको रिजर्व करके रख ले, किसके फॉर्म में? रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में या फिर रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड बांटे अपने शेयर होल्डर्स को और कितना हिस्सा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में या फिर रिजर्व के फॉर्म में कंपनी रख ले, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स डिविडेंड डिसीजन पे इम्पैक्ट डालते हैं इसको देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे कि भैया कंपनी में कितना डिविडेंड डिसीजन देना चाहिए, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर इस पर इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अर्निंग। जो सबसे पहला जो मेन फैक्टर है कि डिविडेंड कितना मिलना चाहिए वो है आपका अर्निंग। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा लोगों को डिविडेंड मिलेगा। सब कुछ जो डिपेंड करता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे या फिर कंपनी के अर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है कि क्या आपकी जो अर्निंग हो रही है वो स्टेबल फॉर्म में हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि एक साल आपका बहुत अच्छा कमाई हो गया, दूसरे साल हुआ ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? जिस साल अच्छा कमाई होगा उस साल भी आप ज़्यादा नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगले साल अगर नहीं होता है तो हम कैसे बांटेंगे, तो उसको आप कुछ बचा कर रखेंगे। बात समझ में आ रही है?
तीसरे की बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कहीं ना कहीं ये डिविडेंड की स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है कि आपको डिविडेंड कितना बांटना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कभी कभी शेयर होल्डर्स को जो है बहुत अच्छा डिविडेंड मिल जाता है, कभी कभी जो है नहीं मिलता है, तो वो अनस्टेबिलिटी हो जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स को एक अच्छे अमाउंट में डिविडेंड मिले, ठीक है, घटे डिविडेंड नहीं, और एक इंक्रीमेंटल वैल्यू में डिविडेंड मिलते जाए, मतलब कि डिविडेंड जो है उनका हर साल जो है कुछ ना कुछ बढ़ते जाए, घटे नहीं, उसे हम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है डिविडेंड डिसीजन पे। अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बहुत अच्छी है तो अगले साल भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा के डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अगर कंपनी को लगता है कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके वो अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में उसके लग रहा है कि आने वाले 10 साल में वो एक नई कंपनी खोल सकती है, तो कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। उसको अपनी कंपनी का पैसा जो है उठा के किसके फॉर्म में रखना चाहिए, रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भैया बांट दो, खा पी के एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो उसको डिविडेंड कम बांटना चाहिए। अगर कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा है तो डिविडेंड बांटे। अच्छा, कैश फ्लो से क्या होता है, डिविडेंड बांटने से क्या होता है, कंपनी में कैश का आउटफ्लो हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अगर कंपनी में कैश है ही नहीं तो आप डिविडेंड बहुत कम बांटिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है हमारा शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब देखिए कह रहे हैं कि अब भैया ये भी डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर का प्रेफरेंस कैसा है, ठीक है। अगर शेयर होल्डर, दो प्रकार के शेयर होल्डर आपके बुक में बताया है, एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे इनकम चाहिए होती है, दूसरा ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हमको साल 2 साल 4 साल में एक ही बार हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर आपके शेयर होल्डर रेगुलर बेसिस वाले हैं तो भैया उनको तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो उन पर कोई असर नहीं है, नॉर्मल वो 10 साल 15 साल में एक बार वो अपना प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो उनको डिविडेंड ना भी दे रेगुलर बेसिस पे तो काम चलेगा, ठीक है। इसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। अब डिविडेंड डिसीजन जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है टैक्सेशन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। अगर टैक्स रेट जो है वो बहुत, सरकार जो है डिविडेंड बांटने पे टैक्स बहुत ज़्यादा ले रही है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड कम देंगे। अगर टैक्स कम ले रही है सरकार तो हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो कैसा है। देखिए स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन होगा, अगर हम डिविडेंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में डिक्लेयर करेंगे, बोलेंगे कि भैया हम डिविडेंड तुमको ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी को लगेगा, लोगों को लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। इसके बाद है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ठीक है। अगर कंपनी अच्छे खासे डिविडेंड देगी तो वो कैपिटल मार्केट में जाके पैसा अगर फ्यूचर में कभी रेज़ करना है तो वो रेज़ कर सकती है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है लीगल कॉन्स्टेंट। भैया यहाँ पे एक लीगल कॉन्स्टेंट भी आ जाता है, लीगल बैरियर भी आ जाता है। लॉ के अकॉर्डिंग जो है लिमिट सेट की गई है कि कंपनी सिर्फ इतना ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। अगर किसी प्रकार का जो है कंपनी पे किसी प्रकार का कर्जा वर्जा है, ठीक है, तो जो डेट प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जिन्होंने कर्जा दिया है, वो कंपनी पे बैन भी लगा सकते हैं डिविडेंड देने से उसके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजन के रिएक्शन इम्पैक्ट, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिविडेंड डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ लिया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लिया। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।